अच्छा, आज कल हमने जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया था उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और कौन कौन सी फाइल का क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, हमने कल पढ़ा था इसके अंदर कुछ चीज़ें तो आपको आती होंगी पहले जो कल पढ़ी थी, और कुछ चीज़ें जो हैं अभी हमने एक्सप्लोर करनी है। अब बताएं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको पता हैं। पैकेज लॉग डॉट जेसन का पता है, पैकेज जेसन का पता है, नोड मॉड्यूल का पता है। नोड मॉड्यूल में क्या होगा, सारे पैकेजेस जिस पे मेरी ऐप जो है वो डिपेंड कर रही है उनकी इंस्टॉलेशन करने के बाद वो नोड मॉड्यूल में आते हैं। फिर पैकेज लॉग में क्या होता है, मेरी लाइब्रेरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जिन लाइब्रेरीज पे डिपेंड कर रही है उनकी डिटेल उसमें पड़ी है। और पैकेज जेसन में सारी डिपेंडेंसीज, जैसे मैं रिएक्ट पे डिपेंड कर रहा हूँ, रिएक्ट डोम पे, रिएक्ट स्क्रिप्ट पे, वेब वेटल पे, ये कुछ लाइब्रेरीज पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ। और ये जो लाइब्रेरीज जिन पे डिपेंड कर रही हैं वो सारी लॉग फाइल के अंदर है। क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज पे डिपेंड कर रही हैं तो अभी काफ़ी बड़ी फाइल जो है वो बन जाती है। सही है, इसी वजह से नोड मॉड्यूल में काफ़ी ज़्यादा जो है मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इन सब का रिकॉर्ड जो है वो किस में पड़ा है, पैकेज लॉग फाइल में। अच्छा, रीडमी फाइल क्या होती है, रीडमी फाइल डॉट एमडी फाइल गिट के ऊपर अक्सर आपने कोई प्रोजेक्ट देखा होगा। जैसे मैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट ही खोल लेता हूँ, रिएक्ट गिटहब। यहाँ पे आपने ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना आपको, ये क्यों नज़र आ रहा है, इसमें एक फ़ाइल पड़ी है रीडमी डॉट एमडी फाइल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइंड हैं। ये रीडमी फाइल है। तो अगर आपने अपने कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताना है तो आपने रीडमी डॉट एमडी फाइल में उसकी सारी डिटेल ऐड, इसमें क्या डिटेल ऐड करेंगे कि एक प्रोजेक्ट कैसे चल सकता है, उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो नॉर्मली रीडमी डॉट एमडी फाइल के अंदर हम वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंसर्ट करते हैं। सही है। अच्छा, गिट इग्नोर फाइल, ये वो फाइल होती है जो चीज़ें हम गिट पे अपलोड नहीं करना चाहते उसको हम गिट इग्नोर के अंदर रखते हैं। जैसे नोड मॉड्यूल, पीएनपी, जेसन, ये कुछ फोल्डर हैं जो हम गिट पे अपलोड नहीं करना चाहते तो वो गिट इग्नोर के अंदर वो सारी फाइलें पड़ी होती हैं। तो रीडमी में वो फाइलें, वो चीज़ें जो हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन। गिट इग्नोर में वो फाइलें जो हम गिट पे अपलोड नहीं करना चाहते। पैकेज लॉग में वो फाइलें जो हम हमारी लाइब्रेरी के वेरिएंट्स हैं। और पैकेज जेसन जिन पे हमारी कोड जो है वो डिपेंडेंट है। और नोड मॉड्यूल का फोल्डर अच्छा, नोड मॉड्यूल का फोल्डर आ गया। अब दो फोल्डर रह गए हैं सारे फोल्डर में से जो जिनके बारे में हमें नहीं पता, एक पब्लिक का फोल्डर और एक सोर्स का फोल्डर। तो हम पब्लिक के फोल्डर से पहले शुरू करते हैं। पब्लिक के फोल्डर को मैंने खोला तो उसमें कुछ फाइल्स आ जाती हैं, फेवी आइकन, index.html, दो लोगोज पड़े हैं, एक मैनिफेस्ट जेसन और एक robots.txt फाइल। अच्छा, ये पब्लिक का जो फोल्डर है रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक HTML की फाइल हो सकती है और वो जो एक HTML की फाइल होती है वो हमेशा पब्लिक के फोल्डर में आपको नज़र आएगी। यानी आप रिएक्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं लेकिन उनके अगेंस्ट मल्टीपल HTML फाइल्स नहीं बनती। रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मतलब इसमें एक ही सिर्फ HTML फाइल होती है।
और वो जो HTML फाइल होती है वो index.html कहलाती है, जो पब्लिक के फोल्डर में पड़ी होती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ मेटा टैग हैं, कुछ लिंक लगे हुए हैं, और इसके अंदर बॉडी है, और बॉडी के अंदर एक ही खाली div है, div, और उसकी ID क्या है, रूट, और बाकी कुछ भी नहीं है इस फाइल के अंदर। यानी इसके अंदर जो इतनी भी HTML है वो क्या है, खाली है, उसमें कोई भी चेंज कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही div लगी हुई है जिसकी ID क्या है, रूट, और उसके अंदर बस कुछ भी, वो भी div भी खाली है, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो टाइटल रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है, ये वो है जो हमारे HTML के ऊपर रूट पे नज़र आता है ना, ये वही चीज़ है जो टैब के ऊपर नज़र आता है। अच्छा, इसमें लिंक के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हैं, और लिंक में हमने फेवी आइकन और manifest.json वगैरह हमने लगाए हुए हैं, और ऐप के लिंक वगैरह इसमें अटैच हैं। ये फेवी आइकन यानी इसमें जो लोगो, फेवी आइकन वगैरह, ये इधर यहाँ पे लिंक्स वगैरह के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ। तो वो जो डॉक्यूमेंट के साथ फेवी आइकन आ रहा होता है वो एक्चुअली यहाँ पे एडजस्टेड है या सेट है। अब ये जो फाइल है इसने खुद ब खुद क्रिएट की है जब हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाई है। तो समझो पब्लिक के फोल्डर में एक मेन index.html फाइल होती है जिसमें मेरी सारा कोड आके बैठेगा, लेकिन अभी के लिए ये एम्प्टी है क्योंकि हमने कोई कोड इसके अंदर लिखा नहीं। अच्छा, अब बाद में आता है एक सोर्स फोल्डर। अब ये सारा मेन फोल्डर है मेरा src फोल्डर या सोर्स फोल्डर, इसमें मेरा सारा प्रोजेक्ट का सोर्स एग्जिस्ट करता है। उसमें क्या क्या है, app.css, app.js, app.test.js, index.js, ये कुछ मल्टीपल फाइल्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, सोर्स का फोल्डर सबसे जो जब मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलता है तो वो चलता है थ्रू HTML, और वो जो HTML की फाइल है वो कहाँ पे पड़ी है, पब्लिक के अंदर index.html। अब सारे का सारा कोड उसमें जाके बैठता है। अब वो सारा कोड उसमें कैसे जाता है, सोर्स के अंदर एक index.js फाइल होती है, क्या होती है, index.js। index.js के अंदर मेरा सारा रिएक्ट का कोड आके बैठता है, और ये सारे का सारा कोड कहाँ पे जाता है, index.html में। वो कैसे जाता है, अगर आपने यहाँ पे देखा हो, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करके रूट को गेट किया हुआ है। तो रूट हमने डिफाइन किया था, तो HTML को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करना हो तो हम क्या करते थे, गेट एलिमेंट बाय ID। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही गेट एलिमेंट बाय ID हमें करना पड़ता है जो हम index.js के अंदर करते हैं। तो समझो कि जितनी भी हमारी HTML हम लिखेंगे वो सारी की सारी ID रूट के अंदर जाके खुद ही सेट होगी, वो हमें सेट करनी नहीं पड़ेगी। तो इस फाइल के अंदर भी कभी भी हम कोई चेंज नहीं करते, और index.html फाइल में भी कोई भी चेंज नहीं करते। तो समझो सोर्स के अंदर जो index.js है ये हमारी सारी रिएक्ट का कोड उठा के किस में रख देती है, index.html के अंदर, लेकिन ये रन टाइम पे खुद कर रही होती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, index.html में हम एक फाइल यूज़ करते हैं app.js। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। अब अगर आप इंटरेस्टिंग काम देखें तो फाइल का नाम है app.js, लेकिन उसके अंदर क्या है, HTML। तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम HTML भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिख देंगे, CSS भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिख देंगे ताकि हमें कोई भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना पड़े। सही है। अब ये जो HTML मैंने लिखी है, अब ये जाएगी कहाँ पे, index.js में। index.js वाली HTML कहाँ पे जाएगी, index.html में जो पब्लिक के अंदर पड़ी है, और वो फिर मुझे UI फ्रंट एंड पे नजर आएगी। अब हम जितनी भी फाइल्स बनाएंगे वो सारी की सारी फाइल चलनी चाहिए app.js से। app.js चल रही है किसके अंदर, index.js में, और index.js किस में चल रही है, index.html। सही है, सब समझ में आ गया। अब app.js में एक app.css फाइल बनाई है, ये तो नॉर्मल सारी CSS ही है, इसके बारे में तो नहीं कोई कन्फ्यूजन ना, ये वही CSS है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। इसको हमने लिंक किया हुआ है यहाँ पे app.css के अंदर। अभी मैं पढ़ाऊँगा ये कैसे लिंक करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अभी के लिए समझो ये app.css इसके अंदर लिंक है। index.css किस में लिंक है, index.js में। और ये सेटअप टेस्ट, ये वेब विटल, इंडेक्स टेस्ट, ये सारा कुछ किस, ये मतलब
समझो एक्स्ट्रा चीज़ें अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सोर्स में मेन फाइल है index.js, जिसमें index.css इंक्लूड है और app.js इंक्लूडेड है। app.js के अंदर app.css इंक्लूडेड है। बात समझ आ गई? तो ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है जो मेरे सामने नज़र आ रहा है, जो मुझे क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से मिला है। यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो फोल्डर स्ट्रक्चर रिएक्ट का कैसे काम कर रहा है? नहीं है। अब हम चलेंगे कि इसके अंदर रिएक्ट में कोडिंग कैसे करनी है। ये तो सारा वो है ना जो उसने बना के दे दिया, हमने तो इसमें कोई काम नहीं किया। अब हम इसमें काम कैसे करेंगे, अब हमने उस पर डिस्कशन शुरू करनी है। इसमें काम करने के लिए जो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा वो ये है कि हमने इसमें कंपोनेंट्स बनाने हैं, क्योंकि हमने बोला था रिएक्ट जो है ना वो कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग पे काम करती है। किसमें काम करती है? और हमने बोला था कि यार बहुत सारे कंपोनेंट बनाए, तो कंपोनेंट बनाने का हमें क्या है, फ़ायदे हैं बहुत सारे। कोड रीयूजेबल हो जाता है और बहुत सारे और भी हमें फ़ायदे हमने कल देखे थे। मेंटेनेंस आसान हो जाती है, कोई कंपोनेंट चेंज करना है तो वो भी ईजी हो जाता है। सही है। अब ज़्यादा कंपोनेंट बनाएंगे तो ज़्यादा फाइल्स में बनेंगे, तो हर कंपोनेंट एक फाइल अलग में बनेगा। अब जब ज़्यादा फाइल्स बनेगी तो एक फाइल दूसरी फाइल से कनेक्ट कैसे होगी, उस पर हमें डिस्कशन करनी है। जैसे हम जब एक HTML फाइल के अंदर एक जावास्क्रिप्ट को लिंक करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्रिप्ट। एक CSS को लिंक यूज़ करना हो तो हम क्या यूज़ करते थे? लिंक। लेकिन कभी हमने देखा था कि एक जावास्क्रिप्ट के अंदर दूसरी जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है तो हमने क्या करना है? नहीं। तो हमने अगर चूंकि ज़्यादा जावास्क्रिप्ट फाइलें बनानी है तो एक जावास्क्रिप्ट को दूसरी जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ना है, उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा ना। वो मैकेनिज्म पहले समझना है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट बनाने हैं। कंपोनेंट बनाएंगे तो ज़्यादा फाइलें बनेंगी, ज़्यादा फाइलें बनेंगी तो उन फाइलों को आपस में लिंक कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, उसकी कोई तरतीब सीखनी पड़ेगी। समझ आया या नहीं आया? आगे है ना। अब उसकी तरतीब क्या है? उसकी तरतीब, लेट्स सपोज मैंने एक फाइल बनाता हूं यहां पे test.js, एक फाइल बनाता हूं test2.js। अब test.js भी फाइल है, test2.js भी एक। अब लेकिन ये दोनों फाइलें अभी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। इन दोनों को आपस में क्या करना है? लिंक करना है, जोड़ना है। अब कैसे जोड़ें? जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूं, test2 को test.js के साथ जोड़ना है। तो test2 के अंदर जिस चीज़ को जोड़ना है वो पहले मुझे बनानी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट का, बन गए। इसके अंदर मैं भी क्या देता हूँ, प्रिंट यूज़र, और इसमें कुछ नहीं करते, कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं, यूज़र इज लॉग्ड इन। ये फंक्शन मैंने बनाया। किस में बनाया ये फंक्शन? test2 में। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ test.js में। किस में कॉल करना चाह रहा हूँ? लेकिन अगर मैंने test2 का फंक्शन कॉल करना है test.js में, तो इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? लिंक करना है। अब ये लिंकिंग वर्क कैसे करती है, उसके मैकेनिज्म को हमें समझना पड़ेगा। जिस चीज़ को आपने जिस दूसरी फाइल में यूज़ करना है, उसको करने के लिए आपने उसको एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? तो एक्सपोर्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, डेट इज कॉल्ड प्रिंट यूज़र। क्या लिखेंगे? यूज़र। एक्सपोर्ट प्रिंट यूज़र। अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट वाला सीख लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रिंट यूज़र, यानी आप प्रिंट यूज़र को यूज़ करना चाह रहे हैं test.js में, तो आपने पहले उस फंक्शन के साथ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखना है। क्या लिखना है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आगे फंक्शन का नाम। सही है। अब जिस फाइल में आपने यूज़ करना है उस फाइल में इसको इंपोर्ट करना है, तो आप लिखेंगे इंपोर्ट प्रिंट यूज़र फ्रॉम फाइल का नाम।
क्या लिखा मैंने, इंपोर्ट फंक्शन का नाम फ्रॉम फाइल का नाम। अब test2 लिंक होगी किसके साथ, test.js के साथ। अब इसमें आगे आपने यहां पे सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर दी और उसने प्रिंट कर देगा यूजर डॉट, यानी आपने प्रिंट यूजर का फंक्शन बनाया किसके अंदर, test2 के अंदर, लेकिन उसको कॉल कहां पे की है, test.js में। बात समझ आई या नहीं आई, आ गई। अब आपने एक वेरिएबल बनाया यहां पे var abc इक्वल टू abc। अब इस वेरिएबल को आपने एक्सेस करना है दूसरी फाइल में, क्या करना है, एक्सेस करना है दूसरी फाइल के अंदर। तो कैसे करें, इसको भी पहले फिर क्या करना पड़ेगा, और दूसरी फाइल में जाके क्या करना पड़ेगा, यानी जिस भी चीज को आपने दूसरी फाइल में यूज करना है पहले उस फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना है और दूसरी फाइल में जाके इंपोर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड है। अब इसके साथ भी हम लिखेंगे फिर क्या, एक्सपोर्ट, लेकिन यहां पे अब हमने डिफॉल्ट नहीं लिखा। ऐसा क्यों हुआ, एक फाइल में मैक्सिमम एक फंक्शन या एक वेरिएबल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट के साथ फाइल का नाम नहीं देंगे, उसकी रीजन क्या है, एक से ज्यादा फाइलें उसको इंपोर्ट कर सकती हैं। इंपोर्ट करते हुए बताएंगे किस फाइल का एक्सपोर्ट यूज करना है। कर सकते हैं, उसको भी पहले वहां से एक्सपोर्ट करना है, फिर यहां पे आगे इंपोर्ट करना है। अब यहां से एक्सपोर्ट किए, मैंने आपको एक बात बताई है क्या, कि डिफॉल्ट एक बार आ सकता है, क्यों, ये वजह हमने जाननी है। एक से ज्यादा बार डिफॉल्ट नहीं आ सकता। एक फाइल से आप एक सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी सारे सादा एक्सपोर्ट होंगे। सादा एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, उसके साथ वर्ड डिफॉल्ट नहीं लगा होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इस पे आएंगे, डिफरेंस पे आते हैं। यहां से दो एक्सपोर्ट किए, अब यहां से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए मैं करूंगा इंपोर्ट एबीसी फ्रॉम, अगर सादा एक्सपोर्ट है तो उसके साथ ये करली ब्रेसेस लगेंगे। क्या समझ आई, अगर तो है सादा एक्सपोर्ट फिर ये करली ब्रेसेस लगेंगी, अगर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो करली ब्रेसेस नहीं लगेंगे। फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं है, वो एक्सपोर्ट दोनों ही एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों ही यहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। फर्क ये है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है तो करली ब्रेसेस नहीं लगेंगी, अगर सादा एक्सपोर्ट है तो करली ब्रेसेस लगेंगी। कोई मसला नहीं है, फिर आपको करली ब्रेसेस वाला सिंटैक्स ही बस यूज करना पड़ेगा। अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि आपने यहां से एक्सपोर्ट क्या किया है, प्रिंट यूजर, यहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो हेलो वर्ल्ड। यानी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो चीज एक्सपोर्ट कर रहा होता है उसको इंपोर्ट करते हुए उसका नाम हम चेंज, यानी कोई भी नाम से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सादा एक्सपोर्ट किया है लाइक एबीसी, आप यहां पे आप लिखेंगे ना न्यू एबीसी, तो वो वर्क नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। क्यों, कि यानी सादा एक्सपोर्ट में आप इंपोर्ट करते हुए वो चीज का नाम चेंज नहीं कर सकते, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में उस चीज का नाम चेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते, यानी एज एबीसी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नाम वही होगा जो मैंने वहां से एक्सपोर्ट, अब यहां पे देखो मैंने हेलो वर्ल्ड कर दिया, लेकिन यहां से मैंने क्या रिटर्न किया था, प्रिंट यूजर, मैंने पूरे का पूरा नाम ही चेंज कर दिया। लेकिन अगर मैंने यहां से एबीसी सादा एक्सपोर्ट किया है तो वो मैंने एबीसी रखना है इधर,
उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसका फायदा ये है, आपने एबीसी रिटर्न आपने एक किया, आप एक और एक्सपोर्ट कर लो वेरिएबल XYZ, आप उसको भी इंपोर्ट करना चाह रहे हो, आप उसको भी इंपोर्ट कर, अब सेम फाइल से आपने दो सादा इंपोर्ट करने हैं, आप करली ब्रेसेस लगा के कॉमा सेपरेटेड XYZ, अब एक और सादा एक्सपोर्ट है, फिर भी वो भी कॉमा सेपरेटेड, एक और सादा एक्सपोर्ट है, वो भी कॉमा सेपरेटेड। क्या समझ आया? अगर आप एक से ज़्यादा जावास की फाइलें बनाते हैं और उनको एक दूसरे में कॉल करना है तो आपको एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट करना मजबूरी है। अब कोई बताएगा कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और सादा एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है? डिफ़ॉल्ट में इंपोर्ट करते हुए नाम चेंज हो सकता है, सादा एक्सपोर्ट में और क्या फ़र्क है? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक बार हो सकता है और सादा एक्सपोर्ट, सिंपल एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करते हुए कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं। एक से ज़्यादा सादा एक्सपोर्ट हो सकते हैं या नहीं? इंपोर्ट हो सकते हैं, कैसे होंगे? कॉमा सेपरेटेड। ठीक है या नहीं? ठीक, समझ आ गई? अच्छा, सादा एक्सपोर्ट में भी नेम चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे? जो नेम तो आपने एक्सपोर्ट किया वो एक दफ़ा तो लिखना ज़रूरी है, लेकिन एज करके आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे एज SFS, यानी ABC इंपोर्ट किया है लेकिन उसको मैंने क्या दिया? एज SFS। तुमने इस फाइल में कैसे यूज होना है? SFS। तो मैं SFS लिखूंगा तो एक्चुअली क्या यूज होगा? ABC। उसका नाम चेंज हो सकता है लेकिन एज करके, लेकिन उसका एक दफ़ा असल नाम मैंने इस फाइल में ज़रूर लिया है, लेकिन सादा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में एक भी दफ़ा उसका असल नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इतना बात आपको समझ आ गई है कि डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, सादा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन चीज़ों की समझ आ गई है। इंपोर्ट करते हुए पहले जिस चीज़ को इंपोर्ट करना है, अगर तो सादा एक्सपोर्ट है तो करली ब्रेसिस, और आगे फिर क्या आता है? फ्रॉम फाइल का पाथ। ओके, इंपोर्ट जिस चीज़ को इंपोर्ट करना है फ्रॉम फाइल पाथ। ठीक है, ऐसे कोई तरीका नहीं सारे लिंक ही कर दें, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करना पड़े? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जब भी किसी फाइल से किसी फाइल का फंक्शन किसी दूसरी फाइल में यूज़ करना है, एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, जिस फाइल में यूज़ करना है इंपोर्ट करना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसमें ये ऑटोमेटिक हो जाए। एक्सपोर्ट करेंगे और बाकी जगहों पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहेगा। कोई भी कन्फ्यूजन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो पूछ लें, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक टेस्ट 2 को मैंने एक दफ़ा एक्सपोर्ट कर दिए, इसको 2-3 फाइल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक और फाइल बना लें, test3.js, इसके अंदर आपने उसी फाइल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट ABC फ्रॉम test2 तो इंपोर्ट हो जाएगा। यानी एक फाइल का एक्सपोर्ट आप मल्टीपल फाइलों में इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी इशू। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अब test2 को हम इंपोर्ट कर रहे हैं test.js में, अब test.js ने कोई वेरिएबल बनाया है हेलो, और उसमें हेलो सेव किया है, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट हेलो, और इसको आप test3 में यूज़ कर लें तो कैसे करेंगे? इंपोर्ट हेलो किसके अंदर?
फ्रॉम टेस्ट। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब एक फाइल किसी दूसरी फाइल को इंपोर्ट कर रही है, वो खुद भी एक्सपोर्ट होकर किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट हो सकती है। कोई भी कन्फ्यूजन, इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट या कंडीशन नहीं है। सही है? तो ओके हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपको सिखाऊंगा, आपने फोकस करना है। आपने एक चीज़ का फोकस किया होगा, यार मैंने फाइल का नाम तो लिखा है, उसकी एक्सटेंशन नहीं लिखी है, यानी .js नहीं लिखा है। क्यों? किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया। क्योंकि ये दोनों फाइलें जावास्क्रिप्ट पे हैं, तो उसको पता है बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट ही है। आपको मेंशन JS लिख दें तो चल जाएगा, नहीं भी लिखें तो फिर भी चल जाएगा। आपको स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यानी चूंकि सारी फाइलें क्या है, जावास्क्रिप्ट फाइलें हैं, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है आपने जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, तो .js करके एक्सटेंशन लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक बंदा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से तो पूरी फाइल उसमें लिंक हो जाएगी। पूरी फाइल नहीं, अगर 5 फंक्शन यूज करने तो 5 एक्सपोर्ट लगाने और 5 दफा इंपोर्ट करना है। यानी देखो ना, उस फाइल में से आप क्या यूज करना चाह रहे हो वो चीज एक्सपोर्ट करना जरूरी है, फिर वही चीज आपने इंपोर्ट करनी है। तो अगर एक फाइल में 5 वेरिएबल है, आप उसको दूसरी फाइल में यूज करना चाह रहे हो तो 5 एक्सपोर्ट लगाने और फिर एक इंपोर्ट लगा के कामा सेपरेटेड 5 दफा इंपोर्ट करना है। हाँ, वेरिएबल दिख रही है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ भी है ना वेरिएबल, तो एक ही लगा है। हाँ, आप मुख्तलिफ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे XYZ को आपने लहदा इंपोर्ट करना है तो एक दफ़ा ABC इंपोर्ट कर लें, एक दफ़ा XYZ इंपोर्ट कर लें, लेकिन वो दोनों टेस्ट 2 से ही हो रहे हैं इंपोर्ट। तो या ऐसे कर लें या कामा सेपरेटेड कर लें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। हमने तो वेरिएबल का नाम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें जो मर्जी वैल्यू है, मैटर नहीं करता। नॉर्मली हम एक फाइल से दूसरी फाइल में वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन में तो ज़्यादा सारा कोड होता है, वो एक ही दफ़ा एक्सपोर्ट हो जाता है। समझ आ गई? अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अगर तो आप लगाएं, अगर तो // लगाएं तो ये कौन सा पाथ हो जाता है? रिलेटिव पाथ करंट फोल्डर से। सही? अगर आप ये लगाएं तो इसका मतलब है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी जो आपने खुद से फाइलें बनाई हुई हैं। नहीं समझ आई? अगर // या कुछ भी ऐसा आप लगा रहे हैं, // लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ये वो फाइल में से आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो फाइल आपने खुद बनाई है। अगर आप ये नहीं लगा रहे तो इसका मतलब है कि आप ये फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं कहां से? नोड मॉड्यूल में से, जो आपने किसी दूसरे की लाइब्रेरी को डाउनलोड की है। यानी अगर आप ये ऐसे समझो, अगर आपने रिएक्ट में से रिएक्ट इंपोर्ट करनी है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो ये क्या करेगा? रिएक्ट को ये इसने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया या सादा? डिफॉल्ट है, कर्ली ब्रेसेस तो है ही नहीं। लेकिन किस फाइल में से? रिएक्ट फाइल में से। लेकिन रिएक्ट फाइल हमने बनाई है,
नहीं, तो कैसे पता लगेगा? हमने डॉट फॉरवर्ड स्लैश अगर ये नहीं लगाया और यहां पे हमने फाइल का नाम लिखा है तो समझो ये फाइल ये कहां से ढूंढेगा? नोड मॉड्यूल में से। और नोड मॉड्यूल में से कहां से? इस फोल्डर के नाम से। तो रिएक्ट का यहां पे क्या होना चाहिए? एक फोल्डर होना चाहिए। ये रिएक्ट का फोल्डर आ गया, उसमें एक फाइल होनी चाहिए इंडेक्स डॉट। तो एक्चुअली ये यहां से इंपोर्ट कर रहा है इसको। अगर मैं लिखता हूं इंपोर्ट मूवमेंट फ्रॉम मूवमेंट, ये मैंने कौन सा इंपोर्ट किया है? सिंपल इंपोर्ट किया है। कैसे पता लगा? अब ये मूवमेंट कहां से मैंने इंपोर्ट किया? मूवमेंट से। अब ये हमारी क्रिएटेड फाइल है या नहीं? कैसे पता लगा? डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कहां से इंपोर्ट हो रहा है? नोड मॉड्यूल में से। तो नोड मॉड्यूल में इस नाम का क्या होना चाहिए? फोल्डर होना चाहिए, जिसमें से मैंने ये वाली फाइल को इंपोर्ट किया। तो समझो अगर किसी के प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है, किसी के लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश, जब भी नोड मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश, तो वो हमेशा नोड मॉड्यूल से उस चीज को इंपोर्ट करेगा। अगर डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो कहां से करेगा? हमारी फाइलों में से करेगा। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई है? अब एक और बात भी आपको बता देता हूं चलते चलते। अगर CSS वाली फाइल को इंपोर्ट करना है तो फिर देखो, जावास्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट करना है तो इंपोर्ट फ्रॉम लिखना है। अगर जावास्क्रिप्ट में CSS करना है तो फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही वर्ड लिखेंगे इंपोर्ट, उसके आगे फाइल का नाम, जैसे ऐप डॉट CSS। रिलेटिव पाथ तो देना है। यानी जब सेम जावास्क्रिप्ट फाइलें थी तो इंपोर्ट चीज का नाम फ्रॉम। अगर CSS को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट CSS की फाइल का नाम, फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं। सर हम स्ट्रिंग में भी पास कर रहे हैं, हम सभी स्ट्रिंग में भी पास कर रहे हैं। स्टैंडर्ड है, ऐसे ही पास होना है। फाइल का नाम हमेशा स्ट्रिंग में पास करना। सही है? ओके हो गए? समझ आया या नहीं? तो जितनी बातें मैंने बताई हैं कोई समराइज कर दे। क्या क्या बोला है? सब बोलेंगे। सबसे पहले अगर जावास्क्रिप्ट ने जावास्क्रिप्ट से लिंक होना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज करना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं, कौन कौन से? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और सादा एक्सपोर्ट में क्या फर्क है? सही है। अब अगर CSS फाइल को इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम लिखने की जरूरत है। अगर किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अपने कोड में इंपोर्ट करना है तो कैसे करें? डॉट फॉरवर्ड स्लैश, वो कहां से फाइल को उठाएगा? नोड मॉड्यूल में से। अगर अपनी किसी फाइल में से लगाना है फिर जबरदस्त हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी फाइलें क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट जो है समझ में आ गया। अब तो दोबारा उसी में आ गए। अब आप मुझे बताएंगे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या चीज डिफॉल्ट हो रहा है? क्या हो रहा है? ऐप क्या है? तो ऐप फंक्शन एक्सपोर्ट करें, यानी ऐप डॉट जेएस में हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ऐप का फंक्शन। ये क्या हो रहा है? क्या क्या? कहां से? ये क्या हो रहा है? कहां से? ये क्या हो रहा है?
अपनी फाइल से कौन सी? ये क्या हो रहा है? कहां से? क्या चीज? फंक्शन। और ये अपनी फाइल से डिफॉल्ट, ये भी डिफॉल्ट हो रहा है और ये भी कैसे पता है? और ये भी, और ये भी, और यहाँ पे कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, उस पर हमने आना नहीं है। अभी के लिए ये सारा कुछ जो हमने किया था इसको हम app.js को हमने दोबारा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हम अपना कोड लिखेंगे, वो तो उसने लिखा हुआ था। क्या ख्याल? एक मसला होगा क्या? अभी अगर मैंने ये सेव कर दूं तो एक मसला आ जाएगा। क्या? हम index.js में एक फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, किस नाम से? लेकिन वो ऐप की फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या बोलेगा? अगर एक चीज आप इंपोर्ट करो और वो एक्सपोर्ट ना हो रही हो तो क्या आता है? एरर आता है। देखिए एरर लाके कैसे हम प्रोजेक्ट को चलाते हैं। npm start, ये चलाया है लेकिन कुछ भी चला नहीं है क्योंकि app.js में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, इंपोर्ट किया हुआ। चल गया, मामला खराब है। अब यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक्सपोर्ट क्या करना है? मैंने फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। अभी के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, और क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। और रिटर्न क्या करेंगे? कुछ भी रिटर्न कर देते हैं। अभी के लिए स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं और उसको लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो यहां से क्या रिटर्न हो गया मेरा? स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो है मेरे पास यहां पे रिटर्न हो गया। ओके, अब कोई ये समझना है, ये जो एक्सपोर्ट हमने किया है ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एक्सपोर्ट किया है, सही है ना? अब ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है इसको हमने रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना है। क्या बनाना है? रिएक्ट का कंपोनेंट। लेकिन अभी ये जावास्क्रिप्ट का क्या है? फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को रिएक्ट का कंपोनेंट बनाने के लिए एक काम करना पड़ता है। रिटर्न के अंदर मुझे JSX रिटर्न करनी पड़ती है, यानी HTML रिटर्न करनी पड़ती है। अगर किसी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में रिटर्न में आप HTML रिटर्न करते हो तो वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रिएक्ट का क्या बन जाता है? कंपोनेंट। नहीं समझ आया? जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को रिएक्ट के कंपोनेंट में शिफ्ट करने का एक ही स्टाइल है कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रिटर्न में क्या करे? HTML। अब इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्ट का कंपोनेंट। अगर ये रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट भी रिटर्न करे तो फिर क्या बोलेंगे? जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। लेकिन अब क्या बोलेंगे? रिएक्ट का कंपोनेंट। तो रिएक्ट के कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं यहां से, और उसको इंपोर्ट करके हम यूज कर रहे हैं, जो कि अब हमें हेलो वर्ल्ड जो है स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब हमने रिएक्ट का एक और कंपोनेंट बनाना है, तो उसके लिए मैं पहले बनाऊंगा एक सोर्स के अंदर फोल्डर और उसका नाम रखूंगा क्या? कंपोनेंट्स। उसका नाम क्या रख दूंगा? कंपोनेंट्स।
इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट बनाऊंगा, जैसे कि एक कंपोनेंट बनाऊंगा हेडर। क्या बनाऊंगा? एक कंपोनेंट बनाऊंगा फुटर। अभी मैंने खाली फोल्डर बनाए। हेडर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा हेडर डॉट जेएस। फुटर में एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा फुटर डॉट जेएस। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा हेडर, और उसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा अरे ऑब्जेक्ट, या अरे रिटर्न कर दूंगा। अब ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है या कंपोनेंट है? जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। अगर मैंने इसको कंपोनेंट बनाना है तो क्या करूंगा? HTML रिटर्न कर दूंगा। अब ये मैंने एक फंक्शन यानी कंपोनेंट बना लिया है। अब इस कंपोनेंट को मैंने app.js में यूज करना है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? तो मैं क्या लिखूंगा? अगर एक ही चीज है तो डिफॉल्ट हेडर। अब इसको यहां पे यूज करना है तो कैसे करूं? इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट में हेडर की फाइल के अंदर से हेडर का कंपोनेंट। अब इसको मैंने यूज करना है तो कैसे करूंगा? हेडर टैग की तरह, जैसे h1 को टैग को कॉल करते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह। यानी कंपोनेंट का नाम और उसको टैग बना दूंगा, जैसे सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता, इमेज का टैग ही है ऐसे। लेस देन ब्रैकेट कंपोनेंट का नाम फॉरवर्ड स्लैश, ये कंपोनेंट बन गया और ये ऊपर आ गया। इसको हमने हेलो वर्ड के ऊपर कॉल किया है ना, तो ये कंपोनेंट हेलो वर्ड से ऊपर आ रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या है? हुआ ये है, इसके अंदर जो भी मैंने HTML लिखी है वो यहां से रिटर्न होके कहां पे आ गई है? ऐप, और इसकी जगह पे ऐसे आके प्लेस हो गई। लेकिन हमने बस उसको डिवाइड कर दिया एक अलहदा से फाइल में, यानी इसकी जगह पे हमने हेडर को कॉल किया है। हेडर की जगह पे एक्चुअली क्या आएगा? रिटर्न होगा ये चीज। तो यहां पे आगे क्या चीज बैठ जाएगी? वो टैग। और ये हेडर और साथ में h1 कहां पे चले जाएंगे? इंडेक्स में। और ये कहां पे चले जाएंगे? HTML में। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूं अगर, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है? div रूट जो कि HTML में हमने लिखी थी, उसके बाद एक div आ रही है, उस div में हेडर आ रहा है, हेडर में h1 आ रहा है, और एक h1 में हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब मैंने फुटर का कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाऊं? फंक्शन नाम क्या आ जाएगा? फुटर। रिटर्न करने के फुटर h2 फुटर। अब इसको क्या करेंगे? और इसको कहां पे यूज करेंगे? तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें? इंपोर्ट। ठीक है, तो अब ये फुटर पे जो फुटर लिखा है ये कहां पे आएगा? हेलो वर्ल्ड के। अच्छा, अब इस कंपोनेंट बनाने का फायदा ये था जितना मर्जी रीयूज करो। तो इसका मतलब है कि अगर मैं हेडर बना लिया है तो उसी को बार बार कॉल सेम टैग बार बार यूज होते जाएंगे। इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कंपोनेंट तो बनाते इसलिए है ना, ताकि क्यों क्या हो? रीयूज हो मल्टीपल टाइम। सही है? कहाँ पे वो हिल गया?
अच्छा, एक और कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाए? एक फोल्डर बना लें जैसे साइड बार, फिर उसके अंदर साइड बार डॉट, अगर ये फोल्डर ना बनाएंगे फाइलें बनाई जाए कंपोनेंट फिर भी चल जाएगा, एक ही बात है। अगर आप फोल्डर नहीं बनाना चाहते, साइड बार की फाइल को सीधा मूव कर दो, इधर फोल्डर को डिलीट कर दो, इसको सेव कर दो, साइड बार में कंपोनेंट बना दो। कैसे बनाएंगे? इसको अब साइड बार को कॉल करना है, कैसे करें? सही है। अब क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या होंगे, मतलब किस किस चीज़ को कंपोनेंट बनाना है। तो एवरीथिंग इज कंपोनेंट। रिएक्ट में सब कुछ कंपोनेंट होता है। हर वो चीज़ जो रीयूज हो सकती है, हर वो चीज़ जो जिसमें HTML सेम यूज़ हो रही है, उसका एक क्या बनेगा? कंपोनेंट बनेगा। हर वो चीज़ जो रीयूज हो सकती है, उसका एक हम बनाएंगे क्या? कंपोनेंट बनाएंगे। चेंज कर सकते हैं। एक कंपोनेंट बना लिया, अब साइड बार के अंदर जाएं, इसके अंदर हम एक और HTML लगा दें, साइड बार भी आ गए, साथ में लिंक्स भी आ गए। अब जी ये बात तो समझ आ गई, हमने एक कंपोनेंट्स कैसे बनाने हैं, कंपोनेंट को कॉल कैसे करना है। अब किसी कंपोनेंट में CSS कैसे लिखनी है, उस पर आते हैं। तो CSS का डिज़ाइन नहीं है ना। अब CSS लिखने के लिए दो तरीके हैं, या तो कंपोनेंट में आप अलहदा फाइल बना लें CSS की, जैसे हेडर में जाएं, उसमें हेडर डॉट CSS फाइल बना लें और उसको इंपोर्ट कर लें किसके अंदर? सेम कंपोनेंट में, और इसके अंदर आके क्लास बना लें एक में भी माई हेडर, और उसमें कोई बैकग्राउंड कलर दे दें, टेक्स्ट लाइन, ये वो। CSS को एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आए, इसके ऊपर आपने क्लास लगानी है, तो क्लास नेम और उसका नाम दे देना है हेडर, या उसका नाम क्या रखा था हमने? माई हेडर। हम HTML में सिर्फ वर्ड क्लास यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट में वर्ड यूज करना है क्लास नेम। तो ये वाली क्लास जो है वो अप्लाई है, छोड़। ठीक हो गया। तो अब आपने H1 पे भी कोई क्लास अप्लाई करनी है, तो क्लास नेम हेडिंग आ गया, इसमें जाके डॉट क्लास नेम क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में एक वर्ड क्लास भी होता है जिससे हम क्लास का बनाते हैं, तो ये भी क्लास उस क्लास के कीवर्ड से मैच कर जाता है, इसलिए उन्होंने इसको चेंज करके क्या रख दिया? क्लास नेम। क्योंकि हम HTML जावास्क्रिप्ट में कॉल कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने क्लास को क्या चेंज करना है? वो हम ऐसा ऐसा लगाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा जी, आगे क्या करना है? ये इतना काम तो हो गया जिसमें हेडर डिफाइन कर लिया है, हमने CSS लगानी सीख लिया, लेकिन ये कौन सी CSS लगाई है हमने? एक्सटर्नल। कौन सी CSS लगाई है? अगर हमने इनलाइन CSS लगानी हो तो फिर क्या करें? तो इनलाइन लगानी हो तो कौन सा कीवर्ड आता है हमारे पास? स्टाइल का, वो हम फूटर में लगा लेते हैं। स्टाइल, स्टाइल का क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है, और वो इस तरह से चलता है ना, स्ट्रिंग करके। लेकिन यहां पे स्ट्रिंग करके नहीं चलता, यहां पे कैसे चलता है? आपने लगाना है एक
कर्ली ब्रेसेस, और फिर दोबारा से फिर लगानी है कर्ली ब्रेसेस, और उसमें JSS के सिंटैक्स से लिखना है, जावास्क्रिप्ट स्टाइल शीट मैंने पढ़ाई थी ना आपको, जिसमें सेकंड एट्रीब्यूट क्या हो जाता है, कैपिटलाइज। जैसे बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, फुटर पे स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यानी आप स्टाइल को स्ट्रिंग वाले फॉर्मेट में जिस तरह एट्रीब्यूट नहीं देते, 2 कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। तो एक कर्ली ब्रेसेस फिर एक और कर्ली ब्रेसेस, फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी के नाम, लेकिन बैकग्राउंड कलर होता है इस तरह से, लेकिन उसको चेंज करके आपने क्या करना है, आज इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा हो रहा है। तो 2 तरह से CSS सीख ली, इनलाइन भी और एक्सटर्नल भी। अब एक और चीज़ बनानी है हमने कि इमेज कैसे लगानी है। CSS लगानी सीख ली, इमेज लगानी सीख ली, HTML लिखनी सीख ली जावास्क्रिप्ट में, फिर तो पूरी वेबसाइट बन सकती है ना। तो फिर आपको हम असाइनमेंट दे देंगे, आप वेबसाइट बनाएंगे कंपोनेंट बना के, क्या ख्याल है। तो अब वो बनानी सीखनी है, इमेज लगानी सीखनी है। तो इमेज भी लगानी सीख लेते हैं ताकि सारा कुछ पूरा हो जाएगा। इमेज लगाने के लिए हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, वो हमारे पास इमेज वाला कोई चक्कर होगा कहीं पे किसी क्लास में, ये जैसे डेस्कटॉप डॉट इमेज है, इसकी कोई हम कॉपी कर लेते हैं। रिएक्ट में माई ऐप में सोर्स में हम एक फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं एसेट्स। क्या रखते हैं, उसमें हम सारी अपनी इमेजेस रखेंगे। तो हमने यहाँ सोर्स में फोल्डर बना दिया एसेट्स का, उसमें हम सारी इमेजेस रखेंगे। तो इसका नाम हम रख लेते हैं मे बी डेस्कटॉप या फर्स्ट इमेज रख लेते हैं, ठीक है। अब इमेज लगाने के भी 2 तरीके हैं, इमेज लगाने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका है इमेज लगाने का, साइड बार पे लगा लेते हैं ये इमेज को इंपोर्ट करके। इमेज को कैसे इंपोर्ट, इमेज का नाम जैसे फर्स्ट फ्रॉम, फाइल का नाम क्या है, एक डॉट लगा के बैक जाएंगे एसेट में और इमेज का नाम दे देंगे। स्मॉल था ना, ठीक है। और इसको यहां पे इमेज लगानी है तो img का टैग, सोर्स में कर्ली ब्रेसेस और इमेज का नाम जैसे फर्स्ट है, ठीक है। ये चीज, इससे क्या होगा, आपकी इमेज जो है वो शो, एक तरीका ऐसे है। दूसरा तरीका क्या है, आप इमेज का टैग लगाएं, सोर्स का टैग लगाएं, कर्ली ब्रेसेस लगाएं और बीच में रिक्वायर लिखें। क्या लिखें, रिक्वायर। तो इसमें आप डायरेक्टली यहां पे पाथ दे सकते हैं। एक और इमेज शो हो गई। 2 तरीके बताए हैं, कौन कौन से, फाइल को इंपोर्ट करें, एक इंपोर्ट फर्स्ट फाइल का पाथ और उसको इमेज के सोर्स में सेट कर दें। दूसरा, इमेज में रिक्वायर लगाएं, यानी सोर्स के अंदर कर्ली ब्रेसेस में डायरेक्टली रिक्वायर और पाथ का नाम, रिक्वायर के थ्रू या इंपोर्ट करके, दोनों तरीकों से चल जाती है। लेकिन ज़्यादा हम ये रिक्वायर वाला ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिक्वायर करते हैं और साथ ही चल जाती है। वो लग जाएगी, वो तो बैकग्राउंड इमेज से लगनी है ना, ठीक है। तो रिक्वायर से या इंपोर्ट करके, तो दोनों तरीके मैंने दिखा दिए, जो आपको पसंद आए उससे आप लगा सकते हो। अब आपने एक सादा सी अपनी CV वाली हमने बनाई थी है ना, डिज़ाइन असाइनमेंट ऐसी बनाई थी ना, जिसमें अपना CV बनाई थी हमने, उसको आपने रिएक्ट में शिफ्ट करना है। यानी नहीं बनाई थी कोई, आपने एक पहली HTML बनाई थी CSS वाली जिसमें डिज़ाइन किया था एक पूरी वेबसाइट, उसको आपने इस वीक में रिएक्ट में कन्वर्ट करके लेके आना। उसमें क्या करना होगा, HTML कॉपी पेस्ट करनी है, क्लास नेम आएगा, क्लास आएगी तो क्लास नेम,
जहाँ पे इमेज आएगी तो इस तरीके से इंपोर्ट करनी है, जहाँ पे CSS लगानी है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके अंदर मैं भी आपको करके दिखाऊंगा पूरी वेबसाइट को कन्वर्ट, लेकिन आप लोगों ने इस वीक में ट्राई ज़रूर करना पूरे कंपोनेंट बना। सही है।